नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अध्याय 7 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है हास्याकरण की समझ। तो हास्याकरण को कैसे समझेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। उदाहरण में आप ले लीजिए, कोई आपके पास कॉपी का पेज है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो आप लाइन खींचते हैं वो हास्याकरण कहलाता है। उसी तरह समाज में कुछ ऐसे वर्ग जाति हैं जिनको हमेशा साइड में रखा जाता है, निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनको समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता है और जितनी भी सुख सुविधाएं होती है उनसे उनको वंचित रखा जाता है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या अधिक है और कुछ जाति के लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, तो हमेशा बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण किया जाता है, जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग हास्याकरण का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में देखते हैं कि कुछ वर्ग के लोग हास्याकरण का शिकार हैं। आदिवासी जाति को भी देख सकते हैं, ये मूल निवासी होते हैं लेकिन इनका ज्यादातर शोषण किया जाता है, जिसके कारण ये हास्याकरण का शिकार हो जाते हैं। यानी कि कोई उद्योगपति आते हैं और किसी जंगल में अपना फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जंगल साइड में, जैसे उस एरिया में पानी की सुविधा हो या कोई नदी अच्छी खासी हो तो वहाँ पर फैक्ट्री बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसे में उद्योगपति वर्ग के लोग क्या करते हैं कि वो मूल निवासी को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। उन्हें अनेक तरह की लोभ प्रलोभन देते हैं कि जैसे कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि एक तरह से वो मूल निवासी उनका शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिनका शोषण किया जाता है और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता है वो हास्याकरण के दायरे में आते हैं। तब यहाँ पर हम प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे 3 कारण में। पहला, जिनकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। अलग धर्म और रीति रिवाज के जो लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो ऐसे में उनका हाशिए पर मतलब चले जाते हैं, हाशिए का महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ने का अनेक कारण है, गरीबी और शिक्षा की कमी। तीसरा है, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमजोर तथा संख्या कम होते हैं, यानी कि इनकी संख्या बहुसंख्यक समुदाय से कम होती है, इस कारण ये कमजोर होते हैं। ये 3 कारण था जिसके कारण विभिन्न समूह हाशिए पर चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज के भारत में कौन सी धातु महत्वपूर्ण है और क्यों? वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ये पेज 85 में है। तो इसके उत्तर में देखेंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग निर्भर करते हैं। हमें ये धातु झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ से प्रमुखता प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की आबादी जो है अधिक है। प्रश्न 3 है, ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये पेज 85 में है प्रश्न। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, फल और जड़ी बूटियां और आदि चीजें यहाँ पर आ जाएगी। प्रश्न 4 है, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है? पहला नंबर है, मकान और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। दूसरा, खनन के लिए वन भूमि।
गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। यहाँ पर पूछा गया कि वन भूमि पर मांगे किन लोगों से की जा रही है, वन भूमि की मांग किन लोगों से की जा रही है। चौथा, वन जीव अभ्यारण्य के लिए भी मांग की जाती है, सरकार द्वारा आरक्षित जमीन के लिए। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है। एक तो खनन के लिए मांग की जा रही है, जैसे कि पता लग जाता है कि यहाँ पर खान है तो मूल निवासियों को वहां से छोड़ने के लिए, जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। मकान और रेलवे लाइन भी बिछाना है, तो आदि चीज़ों के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको मजबूर किया जाता है जंगल छोड़ने से। तो इसके उत्तर में देखेंगे ये सभी मांगे आदिवासियों से पूरी की जाती है। आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरियां की तलाश में पलायन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। यानी कि हम देखेंगे कि कोई मूल निवासी है जो मिनी से कह रहा है कि असम चले, यानी कि एक तरह से यहाँ पर इसको मजबूर किया गया है जंगल छोड़ने के लिए। यहाँ पर यह कहा गया कि जादूराम तुमने हमें असम भेजकर क्या किया, छल किया है। वो लोभ का लालच दिया होगा कि वहाँ पर अच्छे काम मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके उत्तर में कहेंगे कि आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है क्योंकि उसे मजबूर किया गया है जाने के लिए, जंगल छोड़ने के लिए। इसलिए वो कह रहा है कि जादूराम तुमने मेरे साथ छल किया है। प्रश्न 6 है, आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगल और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि आदिवासी को भी, जो वर्ग के लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए वन भूमि के मामले में। तो इसके उत्तर में यहाँ पर है कि इस बात से आदिवासियों का जीवन तथा अस्तित्व दोनों जुड़ा हुआ है क्योंकि वो वहीं पर पले बड़े हैं। और दूसरा, यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि उच्च वर्ग के लोग आएंगे, जैसे उद्योगपति अपना फैक्ट्री कारखाना खोलने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि मूल निवासियों को सताया जाएगा और उनको अनेक तरह की प्रलोभन दी जाएगी कि आपको फ्लैट दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि उनका अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और जंगल भी पूरा कट जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों जरूरत है। सुरक्षा से संबंधित प्रावधान क्यों जरूरी है, ये पेज 88 में है। इसके उत्तर में हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के संस्कृति वर्चस्व से बचाने के लिए, यानी कि हम देखते हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक समुदाय को क्या करते हैं, हर तरह से शोषण करते हैं और ऐसे में उनकी संस्कृति का खतरा बना रहता है कि वो समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, सुरक्षात्मक प्रावधान अल्पसंख्यक को। दूसरा देखेंगे कि अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने के लिए। तीसरा, भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के लिए भी सुरक्षात्मक प्रावधान की जरूरत है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है। ये किस क्लास की बुक है, 8। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है, आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रही है। ये पेज 90 में है। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिकता रूप ले लिया। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत से धर्म को लेकर झगड़ा होता है आपस में, तो यहाँ पर क्या है कि सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। यहाँ पर भी झगड़ा चल रहा है और ये कह रही है, मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे।
यानी कि रोजा के समय जो इफ्तार होता है। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, यानी मुस्लिम ड्रेस जो होता है। मेरा भाई शेरवानी पहने हुए था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। इसलिए कहा गया होगा कि जो सलवार कमीज है वो परंपरागत कपड़ा है, जिससे पहचान हो जाएगी कि वो मुस्लिम फैमिली से है, और ऐसे में कुछ भी हो सकता था उसके साथ, क्योंकि सांप्रदायिक मारपीट वहाँ पर चल रही थी। तो ऐसे में उसको भी कुछ भी मारा भी जा सकता था वहाँ पर। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारा पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? ऐसा ये लड़की सोच रही है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि यह बच्ची इस बात को कहने का प्रयास कर रही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानवता के आधार पर की जानी चाहिए। यानी कि सब मानव हैं और उनको समान अधिकार दर्जा मिलनी चाहिए। किसी तरह की उनके बीच लड़ाई और कोई तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म समान है और सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर तो धर्म की बात नहीं की गई है, लड़की ने मानवता के आधार पर बात की है कि सभी मानव हैं और सभी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। प्रश्न 1 है यहाँ पर, दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? ये चित्र में आपको दिया गया है पेज 81 से 82 के बीच में। गांव छोड़ने का कारण क्या था? तो पहला, उड़ीसा में दादू के गांव की जमीन के नीचे क्या था? लोहे का भंडार था। वन विभाग के अफसरों ने गांव वालों से जमीन बेचने के लिए कहा और बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी। प्राय देखते हैं कि जो मूल निवासी होते हैं जंगल में रहते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ तो दादू की बात की गई है, इनका एक गांव है, तो वहाँ क्या है, गांव में ही लोहे के भंडार मिली है, और वन विभाग के जो अफसर थे उनको छोड़ने के लिए वो गांव विवश किए। तीसरा देखेंगे, जिन लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची तो क्या किया अफसरों ने? उन्हें मारा पीटा, इसलिए मजबूरी में दादू को भी अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्या होता है कि लोग अपना जमीन नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि फोर्स या उच्च अधिकारी जो भी हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे तबके के जनजातीय वर्ग हैं उनको मारते पीटते हैं, जमीन गांव छोड़ने के लिए विवश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दादू को भी अपना गांव छोड़ना पड़ा विवश होकर। ये क्या है? प्रश्न 1, क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हैं? पेज 88। ये हम देखेंगे, यहाँ पर आंकड़ा परसेंटेज में है। मूलभूत सुविधाएं 1994 की बात है। कच्चे घर 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं, जबकि 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि ज़्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पर कच्चे घरों में रहते हैं। बिजली क्षेत्र में भी देख लीजिए, 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, और दूसरी ओर 43.2% हिंदू घरों में बिजली है। तो कम मुसलमानों के घर में जो है कम बिजली है। पाइप का पानी यहाँ पे भी कम, देखिए परसेंटेज 19.4% मुसलमान पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं, जबकि 25.3% हिंदू पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधा जो है समान रूप से उपलब्ध है? तो हम तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यह बता रहा है परसेंटेज हिंदू की अधिक है। तो इसके उत्तर में कह सकते हैं कि नहीं, मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि जिसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है वो
हास्यकरण के दायरे में आते हैं। प्रश्न 2 है, किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है? ये 2001 की है साक्षरता दर, धर्म साक्षरता दर। तो यहाँ पर देखिए, कुल है हमारा 65%, हिंदू 65%, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%, सिख 70%, बौद्ध 73% और जैन 94%। तो सबसे कम किसकी है? मुस्लिम साक्षरता। हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? निम्न आंकड़े क्या बताते हैं सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत? आबादी कितनी है? 13.5। भारतीय प्रशासनिक सेवा में देख लीजिए 3 है, पुलिस सेवा में 4, भारतीय पुलिस सेवा, विदेश सेवा में 1.8 और बाकी आप देख लीजिए। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 13.5% है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में। दूसरा, राज्य स्तरीय में उनकी नौकरियां की स्थिति ठीक है। यहाँ पर कितना है राज्य स्तर में? 10.8, वो तो ठीक है। केंद्रीय स्तर की नौकरी में मुसलमानों की संख्या काफी कम है। यहाँ पर जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा हुआ, पुलिस सेवा हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे कि काफी कम है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखें। तो हास्यकरण क्या है? हास्यकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। हास्यकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब, कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न 2 है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो पहला हम देखेंगे कि आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए बार बार छीना गया है, और ऐसा अभी भी होता है। आप देख सकते हैं अपने साइड एरिया में जो मूल निवासी आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनको हमेशा बोला जाता है कि ये ज़मीन में फैक्ट्री लगाना है, उद्योग खोलना है, इसलिए आप लोग खाली कीजिए और इससे अच्छा आपको सुविधा वाला फ्लैट दिया जाएगा और एक नौकरी भी दी जाएगी। तो इस तरह से उनको सताया जाता है क्योंकि अपने मूल निवास को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी ओर इतना शर्तें रखी जाती है, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है कि वह शर्त पूरा किया जाता है उनका। दूसरा, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं क्योंकि गरीबी भी उनके पास है। कभी कभी वो लालच में आ जाते हैं और जमीन छोड़ देते हैं अपना। प्रश्न 3 है, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा, जो संविधान द्वारा जो नियम कानून है उससे संबंधित सुरक्षा को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका कारण बताइए, पूछा जा रहा है। तो कारण यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए, ताकि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक का शोषण ना करें। संविधान में जो नियम कानून और होते हैं उससे लोगों को भय बना रहता है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर पूछा कि अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है, और इनकी संख्या छोटी और कम होने के कारण ही हमेशा इनको उच्च वर्ग और बहुसंख्यक जिनकी संख्या अधिक है उनके द्वारा इन्हें दबाया जाता है।
और इनको सुख सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। प्रश्न 5 है, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। तो हम मुस्लिम को एक हाशियाई समुदाय क्यों कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर में कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि मुसलमानों में मूलभूत सुविधा जैसे कि पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि इन चीज़ों से उन्हें वंचित रखा गया है, नहीं दी गई है सुविधाएं। दूसरा, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत भी अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफी कम है। प्रश्न 6 है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें लिखिए। पूछ रहा है ये प्रश्न। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें, पहला, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है, इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होती है। तीसरा, आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी पुरख का मतलब हुआ अपना पूर्वज, और प्रकृति जैसे पेड़ पौधे उसकी पूजा उपासना करते हैं। प्रश्न 7 है, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? कि हेलेन होप जो है आदिवासियों की कहानी पर एक पिक्चर बनाना चाहती है, तो क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि हाँ। तो पहला, वन जीवन रीति रिवाज के बारे में बताया जाएगा। दूसरा, पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना। तीसरा, ग्राम आत्माओं की पूजा, गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में पुरखों की पूजा, घर में आदिवासियों की दिनचर्या, आदिवासियोयों के जीवन में खनन और औद्योगिकीकरण के कारण और बदलाव। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर यह है कि आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आएगा ही। 7वां, आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना, ये चीज़ भी हम फिल्म पिक्चर में डालेंगे। और 8वां, आदिवासियों की हास्यकरण किस प्रकार हो रही है, उन चीज़ों को भी हम पिक्चर में दिखाएंगे। प्रश्न 8 है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं, और क्यों? इसके उत्तर में हम देखेंगे कि आर्थिक हास्यकरण तथा सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हैं, क्योंकि आर्थिक हास्यकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्योंकि आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो उसके पास देखा जाता है कि पैसे की भी कमी होती है और वो अपना जीवन यापन भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो ऐसे में शिक्षा पाना उसके लिए मुश्किल काम है, वो शिक्षा नहीं ले पाता है। दूसरा, आर्थिक हास्यकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, और अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हास्यकरण का कारण होता है, क्योंकि ये वर्ग शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण
हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न और उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।